जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सदुरा नाला पार करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। यूपी के मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और अन्य की ओर से दायर इस याचिका में हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताया गया है। ईडी ने केजरीवाल की उस याचिका का विरोध किया जिसमें केजरीवाल ने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की इजाजत मांगी थी। ईडी का कहना है कि अगर मुलाकातों की संख्या को बढ़ाया जाता है तो केजरीवाल इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका मकसद जेल से सरकार चलाना है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी को मंजूर कर लिया है जिसमें सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता से जेल में पूछताछ करने या बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पूछताछ से एक दिन पहले जेल प्रशासन को सूचना देकर पूछताछ कर सकती है कि कविता अभी दिल्ली ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कैफे में आईईडी विस्फोट से जुड़े 2 आरोपियों की पहचान की है। इनमें से एक मुसाविर हुसैन शाजिब है जिसने कैफे में आईईडी लगाया था, जबकि अब्दुल मतीन ताहा ने पूरी घटना की साजिश रची थी। दोनों आरोपी शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर शोभा सेन को जमानत दे दी है। माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता गाजी मोइनुद्दीन से कहा कि आप इस मामले में हाई कोर्ट में पक्षकार नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में सक्रिय 2 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8-8 लाख रुपयों का इनाम घोषित है। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन नीति तथा सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों और मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बीच घरेलू शेयर बाजार में निवेशक सतर्क रहें। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में हल्की तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में करीब 21 अंकों की तेजी रही, जबकि निफ्टी 22,500 के पार बंद होने में कामयाब रहा है। और गाजा में इजरायली हमलों में 7 विदेशी नागरिकों की मौत का मामला गहराता जा रहा है। इजरायली सेना ने प्रारंभिक जांच में माना है कि निर्णय लेने और पहचानने में गंभीर गलती हुई है। दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। मामले में आई प्रारंभिक जांच में इजरायली सेना ने हमले के तौर तरीकों पर अब दुनिया ने सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल इजराइल ने घटना की पूरी जिम्मेदारी ली और अपने 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इजरायली हमले में मारे गए 7 विदेशी नागरिकों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में गंभीर गलती और सेना की प्रक्रिया का घोर उल्लंघन बताया गया है। इसी जांच के आधार पर हमले में भूमिका होने के कारण 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन्हें जानकारी का गलत इस्तेमाल और सेना के नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया गया है। आईडीएफ ने अपनी प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये गलत पहचान, निर्णय लेने में त्रुटियां और मानक संचालन प्रक्रियाओं के विपरीत हमले के कारण हुई गंभीर गलती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले की मंजूरी देने वाले लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे WCK के कर्मचारी को नहीं, हमास के लोगों को निशाना बना रहे थे। इसमें कहा गया है कि कुछ राहत कर्मी शुरुआती हमले में बच गए थे, लेकिन जब तीसरी कार पर हमला किया गया तो सभी मारे गए।
इस बीच चैरिटी संस्था वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने इजरायली हमले में मारे गए अपने कर्मचारियों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग गठित करने की मांग की है। WCK ने कहा है कि इजरायली सेना अपनी ही विफलताओं की विश्वसनीय जांच नहीं कर सकती है। WCK ने कहा कि उसके सहकर्मियों की नृशंस हत्या पर इजराइल की माफी का कोई मतलब नहीं है। ये मारे गए लोगों के परिवार और WCK की वैश्विक श्रृंखला के लिए मायने रख सकती है, लेकिन गाजा में मानवीय सहायता कर्मियों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजराइल को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। WCK ने फिलहाल गाजा में अपना काम रोक दिया है। सहायता कर्मी सोमवार को उस समय मारे गए जब समुद्र के रास्ते गाजा में लाए गए 100 टन खाद्य सहायता को उतारने के तुरंत बाद उनके काफिले पर हमला किया गया। WCK के संस्थापक जोस एंड्रेस ने कहा है कि इजरायली हमले में उनके कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक कार को निशाना बनाया गया। इस बीच पोलैंड ने बताया कि इजरायली हमले में मारे गए पोलिश सहायता कर्मी की मौत पर वहां के राजदूत ने माफी मांगी है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने इजरायली राजदूत से कहा कि मामले में सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। तो राजदूत ने कहा कि मामले में इजराइल की शीर्ष अदालत आपराधिक जांच करेगी। पोलैंड ने कहा कि वो चाहता है कि उसके अभियोजक भी इसमें शामिल हों। मैंने राजदूत को विरोध पत्र सौंपा। उन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अब तक हमें जो जानकारी मिली है वह संतोषजनक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि पारदर्शी जांच होगी। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि अमेरिका सहायता कर्मियों पर हमले की इजराइल की जांच की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि इजराइल घटना की पूरी जिम्मेदारी लेने के साथ साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर रहा है, लेकिन इससे और अधिक किए जाने की जरूरत है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करना कि आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। साथ ही जैसे ही इजराइल हमास के खिलाफ कोई सैन्य अभियान चलाता है, उसे नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इजराइल जल्द और प्रभावी ढंग से गाजा पट्टी तक सहायता पहुंच बढ़ाएगा। गुटेरेस ने कहा कि अब तक 196 सहायता कर्मी गाजा संघर्ष में मारे जा चुके हैं। और लगातार जारी इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव को पारित किया है। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के इस प्रस्ताव के पक्ष में 26 वोट पड़े, 6 मत विरोध में पड़े और 13 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। इजराइल के खिलाफ इस प्रस्ताव पर पश्चिमी देशों में मत विभाजन देखने को मिला। अमेरिका, जर्मनी और कुछ पश्चिमी देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, तो वहीं कुछ यूरोपीय देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया। इजरायली सेना का गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। विदेशी सहायता कर्मियों की मौत के बाद इजराइल को चौतरफा निंदा का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष शुरू हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने गाजा पट्टी में संभावित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया। इसका उद्देश्य गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान के दौरान आम लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में मदद करना है। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में इस प्रस्ताव के पक्ष में 28 वोट जबकि विरोध में 6 वोट पड़े, जबकि 13 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव का अनुपालन अनिवार्य नहीं है। हालांकि पश्चिमी देश इस प्रस्ताव पर विभाजित दिखे। अमेरिका, जर्मनी और कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि कई देश अनुपस्थित रहे और कुछ यूरोपीय देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 28 ने पक्ष में मतदान किया, 13 गैर हाजिर रहे, 6 ने इसका विरोध किया। इस तरह यह प्रस्ताव परिषद द्वारा अपना लिया गया। प्रस्ताव का विरोध करते हुए इजराइल के राजदूत ने इसे मानवाधिकार परिषद के समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के लिए एक धब्बा बताया। उन्होंने लंबे समय से इजरायली लोगों की अनदेखी और हमास का बचाव करने का आरोप लगाया। ये प्रस्ताव पूरे संयुक्त राष्ट्र पर धब्बा है। हमारे खिलाफ अन्य विचार विमर्श और अन्य प्रस्ताव होंगे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इस बीच इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा में अधिक मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए तत्काल उपायों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों के बाद पहली बार इरेज क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से फिर से खोला जाएगा।
हमास द्वारा इसराइल पर हमलों के दौरान उत्तरी गाजा में मुख्य क्रॉसिंग नष्ट हो गई थी। इसराइल ने यह भी कहा कि वो अशदोद में अपने बंदरगाह को सीधे गाजा तक सहायता भेजने की अनुमति देगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि मानवीय सहायता में शामिल लोगों के खिलाफ हमला युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। मानवीय सहायता में शामिल लोगों या वस्तुओं पर हमला करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। जैसा कि उच्चायुक्त ने बार बार कहा है, दंड मुक्ति समाप्त होनी चाहिए। रमजान के आखिरी जुमे को अल कुद्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर कई अरब देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया। वहीं इस मौके पर पश्चिमी बैंक के चेक पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दक्षिण कोरिया में आगामी 10 अप्रैल को संसदीय चुनाव होने हैं और इससे पहले ही राष्ट्रपति यून सुक योल ने शुक्रवार को शुरुआती मतदान के तहत अपना वोट डाला। यून ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बुसान में मतदान किया, जहां उन्हें एक व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल होना था। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अगले बुधवार को होने वाले चुनाव के लिए मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह न केवल उनका नागरिक अधिकार है बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी है। संसदीय चुनाव में यून की पीपुल्स पावर पार्टी को बहुमत हासिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। 4 प्रमुख सर्वेक्षणकर्ताओं ने गुरुवार को जारी एक संयुक्त सर्वे में 39% लोगों ने पीपीपी को, जबकि 37% लोगों ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने की बात कही है। और रूस यूक्रेन संघर्ष में शुक्रवार को और तेजी देखी गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया कि रूस के रोस्तोव स्थित मोरोजोवस्क एयरबेस पर निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 20 सैनिक हताहत हो गए या फिर घायल हो गए। वहीं रूस का कहना है कि उसके ड्रोन हमले से यूक्रेन के दक्षिणी ओडेशा क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। जारी जंग के बीच नाटो सदस्य देश यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता जारी रखे हुए हैं और अपनी युद्ध क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष में शुक्रवार को तेजी देखी गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले करने का दावा किया। यूक्रेनी अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया कि रूस के रोस्तोव स्थित मोरोजोव्स्क एयरबेस को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में रूस के कम से कम 20 सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिणी रूस के रोस्तोव में किए गए हमले में रूस के कम से कम 6 सैन्य विमान नष्ट हो गए और 8 अन्य बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। सूत्रों के अनुसार मोरोजोव्स्क बेस पर हमले के दौरान यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल होने वाले Su-27 और Su-34 विमानों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि रूसी रक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने 53 से अधिक यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया और इस कार्रवाई में उसका केवल एक बिजली सब स्टेशन क्षतिग्रस्त हुआ। सूत्रों के अनुसार सेराटोव, कुर्स्क, बेलागोरोड और क्रास्नोडार क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। हमले में एक 16 मंजिला आवासीय ब्लॉक को भी नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लगभग 600 लोगों को कुछ घंटों तक बिजली नहीं मिल सकी। इस बीच रूस की ओर से दावा किया गया कि उसके ड्रोन हमले से यूक्रेन के दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन की सीमा से लगे इस क्षेत्र को निशाना बनाकर 40 से अधिक ड्रोन हमले करने की बात कही, जबकि यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसकी सेना ने क्षेत्र के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले हमलों को रात भर इस्तेमाल किए गए रूस के 4 ड्रोनों को मार गिराया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में वोडान की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। अवदीवका की दिशा में सेंटर समूह की सेनाओं के सब डिविजन्स ने डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिकन के वोडाने के आबादी वाले क्षेत्र को मुक्त करा लिया और दुश्मन के इलाकों में अपनी प्रगति जारी रखी है। साथ ही साथ कई अहम जगहों पर कब्जा भी कर लिया है। इसके साथ ही रूसी समाचार एजेंसी RIA ने बताया कि यूक्रेनी सैन्य ड्रोन ने जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया, लेकिन उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर क्रेमलिन की इस चेतावनी की रूस और नाटो अब यूक्रेन पर सीधे टकराव में है के बाद भी नाटो सदस्य देश यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखे हुए हैं, साथ ही अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लग गए हैं। नॉर्वे ने रूस और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए 2036 तक अपने सैन्य खर्च को $56 बिलियन तक बढ़ाने की योजना बनाई है।
इस बीच जर्मनी ने बाल्टिक जीपीएस व्यवधान के लिए रूस को संभवतः जिम्मेदार बताया। जर्मन रक्षा मंत्रालय ने समस्या के स्रोत के रूप में कलिनिनग्राद एक्सक्लेव की ओर इशारा करते हुए कहा कि बाल्टिक क्षेत्र में जीपीएस नेविगेशन को प्रभावित करने वाली कई गड़बड़ियों के पीछे रूस का हाथ होने की बहुत संभावना है। इस बीच नाटो के मुख्यालय में गठबंधन की 2 दिवसीय वार्ता के दौरान नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को समर्थन और सहायता देने के मामले पर बातचीत की। इससे एक दिन पहले ही नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए 100 अरब यूरो के 5 साल के पैकेज का प्रस्ताव दिया था, जिसे 32 सदस्य देशों में से केवल 3 देशों ब्रिटेन, पोलैंड और लातविया ने समर्थन दिया। नॉर्वेजियन क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक सामी और अन्य जनजातीय समूह बसते हैं और ये अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर करते हैं, लेकिन इनका पालतू पशु है बारहसिंगा। बदलती जलवायु परिस्थितियां और बदलते सरकारी नियम और तरह तरह के कानून इस जनजातीय समूह की आजीविका पर संकट पैदा कर रहे हैं। नॉर्वे की सीमा पर स्थित फिनमार्क पर्वत के बर्फीले पठार में बारहसिंगों का झुंड और उनके लिए स्नो मोटर बाइक से अपने खास अंदाज में चारा परोसते निल्स मैथ्यू सारा। ये पिछले कई महीनों से आर्कटिक क्षेत्र में यही दृश्य पेश कर रहे हैं। मैथ्यू सारा का संबंध प्राचीन अर्ध जनजाति समुदाय सामी से है। इस समुदाय का मुख्य पेशा हिरण पालन है। गर्मियों में तो यहाँ हिरणों और बारहसिंगों के चरने के लिए घास मिल जाती है, या फिर वो बर्फ के नीचे दबे अपनी पसंदीदा लाइकेन को खुरों से खोदकर अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में जब यहाँ का तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, इन्हें चढ़ने के लिए कुछ खास नहीं मिलता। ऐसे में निल्स मैथ्यू सारा जैसे रेनडियर चरवाहे अपने हिरणों के झुंड को चारा देने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। बदलते जलवायु के कारण शरद ऋतु में बारिश होती है और फिर बर्फबारी हो जाती है। अधिक बर्फ जम जाने से हिरणों को चरने के लिए कुछ नहीं मिल पाता। पिछले 10-15 वर्षों से ये चुनौती बनी हुई है। हमें सर्दियों में बाहर निकलना पड़ता है और हिरणों को चारा खिलाने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, जो हमने पहले कभी नहीं किया था। सामी जनजाति के लोग शीतकाल में अपने पालतू बारहसिंगों को चराने के लिए राजधानी ओस्लो से लगभग 1000 मील दूर स्थित इलाके का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गर्मियों में वे ओस्लो से लगभग 150 मील दूर की भूमि का उपयोग करते हैं। परंतु अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जलवायु परिवर्तन उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो दूसरी तरफ नॉर्वे सरकार की हरित ऊर्जा के लिए अपनाई जा रही नीतियां नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। दरअसल नॉर्वे सरकार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने और अन्य ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्लांट और कई अन्य प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित कर रही है। इसी इलाके में पश्चिमी यूरोप के सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने की योजना और नियोजित 34 मील लंबी बिजली लाइन के निर्माण की योजना ने सामी समुदाय को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इससे उनके पशुओं को चराने की जगह दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है। हाँ, उत्सर्जन में कटौती करना बहुत अच्छी बात है और हरित ऊर्जा के बारे में सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जंगल में खुदाई शुरू करना और उसे हरित संक्रमण कहना मेरी समझ से परे है। नॉर्वेजियन क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक सामी और अन्य जनजाति के समूह बसते हैं। ये यूरोप के सबसे विशिष्ट स्वदेशी समुदायों में से एक है। 40,000 से 60,000 के बीच सामी मध्य और उत्तरी नॉर्वे में रहते हैं, लेकिन अब इनकी आबादी सिमटती जा रही है और साथ ही हिरणों के पालन पोषण में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समुदाय के लोग सरकार के इस कदम के खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ साथ प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। 2021 में एक ऐतिहासिक फैसले में नॉर्वे के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्य नॉर्वे में 2 पवन फार्मों के निर्माण ने स्वदेशी अल्पसंख्यकों के अपनी संस्कृति के साथ रहने के अधिकार का उल्लंघन किया है। लेकिन इसके बावजूद भी पवन एवं जल ऊर्जा पावर प्लांटों का निर्माण जारी है। प्रकृति संरक्षण जरूरी है, नए कानून जरूरी हैं, तो नैसर्गिक न्याय भी बेहद जरूरी है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।